Hello student, welcome to my channel सुषमा फिजिक्स फीलिया where we find fundamental way of our loving physics। यहाँ पर हमने थर्मोडायनेमिक का चैप्टर एज यू ऑल नो चैप्टर शुरू किया हुआ है और आज हम उसका लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक्स की। इससे पहले हमने हीट इंजन के बारे में बहुत अच्छे से किया हुआ है और प्रीवियस वीडियो में हमने रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हमारा रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार चेकआउट कीजिए, क्योंकि अगर आपको हीट इंजन समझ में आया होगा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस समझ में आएंगे तो तभी आप इस कार्नोट साइकिल को अच्छे से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है, हमारी जो मशीनरी है, जो मेन हमारी कार है, स्कूटर है या फिर मोटरसाइकिल है, वो कौन से इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं और वो इंजन किस तरह से वर्कआउट कर रहा है, उसका नाम है कार्नोट इंजन। और इसको कार्नोट साइकिल भी, इस प्रोसेस को कार्नोट साइकिल भी कहा जाता है। हम करेंगे वन बाय वन किस तरह से। सबसे पहले बच्चे हमने थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ा है कि हमारे थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी में हम वर्क को, हीट को कह सकते हो, थर्मल हीट को हम वर्क डन में चेंज कर सकते हैं, यानी हमारे पास हीट एनर्जी को हम वर्क में चेंज कर सकते हैं बाय द हीट इंजन। और अगर हमें रिवर्स प्रोसेस करना है तो हम वो उसको भी बखूबी कर सकते हैं बाय द रेफ्रिजरेटर, जिसको हमने हीट पंप कहा था। यानी हम जो है हमारे वर्क डन को, मैकेनिकल वर्क डन जो है उसको हम हीट एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं। अब हीट इंजन सॉर्ट ऑफ हमारे पास हीट इंजन जो कार्नोट इंजन है वो हमारे हीट इंजन की तरह है। सेम हमारे पास ऑपरेटर्स वही हैं जैसे कि हीट इंजन में थे, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में है। इसीलिए कहा है कि लिंक अप टॉपिक है, अगर आप उससे गो थ्रू हो गए तो ये आपके लिए इजी फन है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन की। कार्नोट इंजन में हमारे पास बेसिकली तीन मेन कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट या कह सकते हो पार्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट हमारे पास कौन कौन से हैं कार्नोट साइकिल में? एक है हॉट रिजर्वायर जो कि टेम्परेचर T1 पे है। दूसरा है हमारे पास सिंक जो कि टेम्परेचर किस पे है? T2 टेम्परेचर पे है, इसको कोल्ड रिजर्वायर भी कहा जाता है। और तीसरा हमारे पास होता है वर्किंग सब्सटेंस। आपको लगता होगा कि ये सारी चीजें तो हमने हीट इंजन में भी पढ़ी थी, तो इसमें नया क्या है? इसमें कुछ नया नहीं है। आप कह सकते हो जो आपकी नॉलेज प्रीवियस नॉलेज में हल्का सा उसमें हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे और ये हम जानेंगे कि हमारे जो व्हीकल्स होते हैं वो किस तरह से वर्कआउट करते हैं। जैसे बच्चे हमने हॉट रिजर्वायर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी भी हमने की थी। मैंने हीट इंजन वाले जो आपका वीडियो था उसमें डिस्कस किया था। हॉट रिजर्वायर एक ऐसा रिजर्वायर यानी एक ऐसा सोर्स है जिसके अंदर से आप कितनी भी हीट निकाल लें तो उसका टेम्परेचर जो है कभी चेंज नहीं होता। उसी तरह से सिंक क्या है, इसको हम कोल्ड रिजर्वायर भी कह सकते हैं कि सिंक एक तरह के हमारे पास क्या है, ऐसा रिजर्वायर है कि जिसके अंदर से अब जितना भी हीट को डाल लें वो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मैंने दो टर्म बोली हैं। फर्स्ट वन कि हमारे पास हॉट रिजर्वायर ऐसा होता है जहां पर हम जितनी भी हीट उससे ड्रॉन कर ले, जितनी भी हीट ले ले तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे याद है मैंने कहा था भट्टी के अंदर जो है हम खाना भी बना लेते हैं और हम चाय भी बना ले तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर हम सोलर एनर्जी से हम कुछ बना लें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, क्या हमारे सन के ऊपर कोई फर्क पड़ता है? तो वहीं से मैंने एग्जांपल आपको दिया था। यहाँ भी हॉट रिजर्वायर एक ऐसा रिजर्वायर है या ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर से आप कितनी हीट ड्रॉन कर लीजिए उसके टेम्परेचर पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। और सिंक एक ऐसा रिजर्वायर है या सिंक एक हमारा ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर आप कितनी भी हीट दे दीजिए उसका पेट नहीं भरेगा। वो एक तरह से क्या है, वो हमेशा हीट को ड्रॉन, उसके अंदर जितनी भी हीट डालेंगे उसके टेम्परेचर पे चेंज नहीं होता। थोड़ा साइंटिफिक लग रहा है, चलिए हम फिजिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा एटमोस्फियर है, इट इज अ बिग कह सकते हो सिंक। ये हमारे पास जो हमारा एटमोस्फियर है वो सिंक है। जैसे आपने एक कप चाय रखी, वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज, उसने हीट एक्सचेंज कर ली तो क्या हुआ, हमारी चाय ठंडी होगी, क्या हमारा एटमोस्फियर गर्म हुआ? या अगर मान लीजिए चाय की जगह मैं एक पूरी केतली रख दूं, एक पूरा केटल रख दूं, फिर उसको हम यहाँ पे रख दें तो वो क्या करेगा, थोड़ी देर में बाद में वो ठंडा हो जाएगा। क्या हमारे टेम्परेचर यानी एटमोस्फेयर के टेम्परेचर पर कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। जैसे और एक और एग्जांपल, ओशियन में क्या है, आप उसमें कितनी थर्मल एनर्जी है, ओशियन बिग सिंक, उसके अंदर बहुत वो कह सकते हो एक बड़ा सिंक है, उसके टेम्परेचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता चाहे कितनी भी हीट उसके अंदर डाल दे।
तो आई थिंक ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होगी, एक हॉट रिजर्वायर और ये आपका जो सिंक है। अब इसके बाद जो है वर्किंग सब्सटेंस, यहाँ पर हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस होगा वो हमारा आइडियल गैस होगा। अब मैं इसका डायग्राम बना रही हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। जैसे सबसे पहले हमारे पास है हॉट रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर जैसे हमने पहले किया था बेटा, वैसे ही सारे डायग्राम भी सेम ही है हमारे पास। कि जैसे ये हमारे पास एक ये हमारे पास हॉट रिजर्वायर है। इसके अंदर ये हमारे पास एक नई चीज ये है कि हमने इसकी दोनों साइड्स जो है, यानी इसकी साइड वाली ये जो साइड है, इन साइड्स को हमने कर रखा है परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग। यानी यहां से हीट जो है, मैं इसको इस तरह से डिनोट कर रही हूं कि ये हमारे पास जो है वो परफेक्टली क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। इसकी 3 साइड्स जो है वो परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग है और एक साइड जो है हमारी क्या है, वो कंडक्टिंग है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T1। दूसरा हमने क्या कहा था कि हमारे पास पहला हो गया पार्ट हमारे पास, दूसरा पार्ट हमारे पास है सिंक। सिंक भी सेम हमारा इसी मटेरियल का बनेगा कि उसकी हमारी जो बेसिकली 3 साइड्स हैं वो तीनों साइड्स क्या है, उसकी नॉन कंडक्टिंग है, यानी हीट का कोई भी एक्सचेंज यहां से नहीं होगा। ठीक है, ऊपर वाली हमारी क्या लेयर होगी, दैट इज कंडक्टिंग। तो ये हमारे पास हो गया नॉन कंडक्टिंग सिंक। ठीक है, यानी आपका जो है हीट कहीं से भी नहीं जा सकता, ये सिंक है जो कि टेम्परेचर T2 के ऊपर है। ये हमने हीट इंजन के अंदर भी पढ़ा था। अब इसके बाद तीसरा हमारे पास, इसमें हमारे पास नई चीज क्या है, यहां पर हम एक इंसुलेटिंग पैड बनाएंगे। इंसुलेटिंग पैड का मतलब क्या है, जिसकी चारों के चारों एक ऐसा पैड जहां पर क्या है, हीट का कोई लेना देना ना हो, तो इसकी चारों साइड्स जो है वो भी क्या है, हमारी नॉन इंसुलेटिंग। ठीक है, यानी अगर आप इसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस रखते हो तो वो हीट को क्या है, कहीं भी आइडियाबैटिक कर देगा, कहीं से भी हीट का फ्लो नहीं होगा। अब जैसे कहा हमारे पास हॉट रिजर्वायर आ गया, सिंक आ गया, ये हमारे पास हो गया इंसुलेटिंग पैड। अब आप कहेंगे इस इंसुलेटिंग पैड का क्या मतलब है, इंसुलेटिंग पैड, इस इंसुलेटिंग का मतलब क्या है वो भी हम करेंगे। अब हमारी बात आती है कि हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस है वो वर्किंग सब्सटेंस कहाँ प्रेजेंट है। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो वर्किंग सब्सटेंस है वो हम यहाँ पे एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि सिलेंडर जो है उसकी 2 साइड है नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, और उसका बेस हो गया कंडक्टिंग, ताकि हीट का फ्लो इजी से हो सके। और ये हमारे पास, और इसके अंदर हमने लगा दिया एक पिस्टन, ये हमने एक पिस्टन लगा दिया, और ये पिस्टन क्या है, मूवेबल है। पिस्टन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि यहां से हीट का कोई और जाने का रास्ता है नहीं, और यहां पर हम क्या है, वर्किंग सब्सटेंस जो हमारी आइडियल गैस है हम उसके वर्किंग सब्सटेंस के रूप में लेंगे। सर सैडी कार्नोट ने इसको डिजाइन किया था, इसीलिए हम इसको कार्नोट साइकिल के, उनके नाम के ऊपर ही हम इसको बोलते हैं कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल, क्योंकि इंजन क्या है, ये हमारी वर्किंग हीट को वर्क में चेंज करता है, इसीलिए हम इसको इंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आइडियल गैस है, यहां पर ये है, इसका जो बेस है, ये बेस क्या है बच्चे, ये बेस है कंडक्टिंग, ताकि अगर कोई भी यहाँ एक्सचेंज हो हीट का तो उसका डायरेक्ट असर जो है हमारी आइडियल गैस के ऊपर पड़े। तो यहाँ पर दूसरी चीज, ये हमारे पास जो पिस्टन है, ये वाला हिस्सा क्या हमारा पिस्टन है, क्या इसमें क्या होता है कि अगर आपने थोड़ी सी भी हीट दी है तो इसमें आपका जो है गैस जो है वो क्या लेगा, हीट लेगा, और हीट लेने के बाद वर्क डन बाय द गैस होगा, और इसकी वजह से हमारा पिस्टन क्या होगा, ऊपर की साइड होगा। और अगर कंप्रेशन होता है यानी नीचे की साइड आता है तो उस केस में हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, ऑन द गैस होगा, तो हमारा पिस्टन क्या करेगा, वो नीचे की साइड कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। लेट मी सी कि आपको ये डायग्राम विजिबल है, राइट। यहां पर बेटा सिंक है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट कि क्या वर्किंग क्या होती है। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि हमारे वर्किंग में किस तरह से हमारा ये काम करेगा। यहाँ पर हॉट रिजर्वायर, ये है सिंक, और ये है आइडियल गैस। इसमें देखिए बेटा, हमारे पास सबसे पहले हमें कुछ प्रोसेस, जैसे अगर हमने बात की थी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक की, तो मैं एक बार आपको रिकैप्चुलेट करा दूं ताकि आप यहाँ से फैमिलियर हो जाएं।
आइसोथर्मल यानी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है 4, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक आइसोथर्मल और एक थी एडियाबैटिक। आइसोथर्मल प्रोसेस आर दोस प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, और जो हमारा एडियाबैटिक था उसमें हमारे क्या थे, हीट कांस्टेंट थी। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने इस हमारे सिलेंडर को उठाकर यहां पर रख दिया, यानी इस सिलेंडर को हमने कहा हॉट रिजर्वायर के ऊपर रख दिया, तो ये हमारा सिलेंडर हो गया जिसकी 2 साइड नॉन कंडक्टिंग है और थर्ड साइड क्या है, कंडक्टिंग। और यहां से हमारे पास ये हो गया पिस्टन, ये पिस्टन करेगा ऊपर मूव इस तरह से, ये पिस्टन हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पर हमारा प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है दैट इज T1, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे जो ये जो हमारा सिस्टम था, वर्किंग सब्सटेंस था, यानी सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जो आइडल गैस भरी हुई है वो गैस हमारे, हमने क्या लिखा, वो सिलेंडर को हमने क्या किया, हॉट रिजर्वायर के ऊपर। अब हॉट रिजर्वायर के अंदर से क्या होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर इसका हाई है और यहाँ से देखिए ये कंडक्टिंग बेस है, तो यहाँ से हीट का क्या होगा, हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम और बाय द गैस। तो हीट अब्सॉर्ब की जाएगी सिस्टम से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारी गैस क्या करेगी, गैस करेगी एक्सपैंड, और एक्सपैंड करेगी गैस, तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा एक्सपेंशन होगा। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। अब ये एक्सपेंशन कैसा होगा ये हमें पता करना है। देखिए बेटा, इस प्रोसेस में हमारे पास एक्सपेंशन हो रहा है, तो फॉर श्योर हमारा जो प्रेशर है वो प्रेशर किस पे चेंज हो गया, प्रेशर हो गया P2 पे, क्योंकि एक्सपेंशन है। और दूसरा वॉल्यूम किसके बराबर हो गया, V2 के बराबर। और टेम्परेचर हमारा क्या है, यहाँ हमारे एक्सपेंशन के अंदर आप अगर बात करें तो यहाँ हमारा टेम्परेचर क्या चेंज होगा या नहीं होगा, वो चीज अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, आपने हॉट रिजर्वायर के ऊपर अपने सिलेंडर को रख दिया है। अब ये नॉन कंडक्टिंग बेस है, तो ये क्या करेगी, ये गैस जो है वो हीट को लेगी, और गैस जब हीट को लेगी तो वहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंशन करेगा। एक्सपेंशन करेगा तो हमारे टेम्परेचर के ऊपर क्या है, फर्क पड़ेगा, यानी यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर क्या है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर क्या आ जाएगा, T1। क्लियर। अब ये हमारे पास कैसा एक्सपेंशन है कि यहाँ पर हमारी हीट तो फ्लो हो रही है बट टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रह रहा है, तो ये हमारा एक्सपेंशन क्या होगा, ऐसे एक्सपेंशन को क्या लेते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यानी फर्स्ट स्टेप, जब हम हमारे सिलेंडर को हॉट रिजर्वायर के ऊपर रखेंगे तो हमारी गैस क्या करेगी, हमारी गैस इससे हीट को लेगी, और हीट लेने के बाद क्या करती है, ये हमारा एक्सपेंशन होता है। अब इसके बाद देखिए बेटा, एक्सपेंशन होने के बाद, अब एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका मतलब सबसे पहले हमें कुछ चीजें इसके अंदर राइट डाउन करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि सबसे पहले हमने क्या है, पहले हम लिखेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, वी पुट आवर वर्किंग सब्सटेंस ऑन द हॉट रिजर्वायर, और यहाँ पर हमारा क्या है, एक्सपेंशन हुआ है, वर्क डन, यहाँ पर मैं इसका वर्क किया, वर्क डन जो है हमारा, वर्क डन बाय द गैस हुआ है, बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस हुआ है, क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है, बाय द गैस हुआ है। और यहाँ पर अगर हम वर्क डन की बात करें, यानी हमारा पिस्टन क्या है, ऊपर की साइड हुआ है, तो यहाँ हमारा वर्क डन बाय द गैस हुआ है। तो वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल केसेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ उसका लास्ट क्या कहते, एक्सपेंशन, इसका जो है एक्सप्रेशन लिखूंगी, दैट इज वर्क डन दैट इज इक्वल टू म्यू आर T1 ln नेचुरल लॉग T2 V2 बाय V1, क्योंकि हमारा वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हुआ है, वॉल्यूम हमारा चेंज हुआ है दैट इज V1 से V2। तो यहाँ हमारे पास जो वर्क डन के केस में हमारा जो पहला वर्क डन आएगा, यहाँ पर आएगा म्यू आर T1, क्योंकि टेम्परेचर हमारा T1 है, ln V2 बाय V1। इसके बाद देखिए बेटा, हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास कुछ चेंजेस हुए हैं। हमारा प्रेशर जो है वो चेंज हुआ है P2 से P1, जो कि डिक्रीज हुआ है, यानी प्रेशर तो क्वाइट ऑब्वियस है, ये तो हमें पता है कि हमारे पास जो है प्रेशर जो है एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है, डिक्रीज होता है। वॉल्यूम हमारा क्या है, V1 से V2 चेंज हो गया, फिर वो भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि एक्सपेंशन में हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसके बाद टेम्परेचर हमारा क्या है, टेम्परेचर यहाँ भी T1 था और यहाँ पर भी T1, और हमने यहाँ पर देखा कि हमारा वर्क डन जो है
किस केस में, ये हमारे जब हमने हमारे आइडियल गैस के जो हमारा सिलेंडर है उसको हमने यहाँ पर रखा, यानी इसको अगर हम बोले फर्स्ट स्टेप है, इस स्टेप में हमने जब गैस को यहाँ रखा तो हमारा आया आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब अगर मैं डायग्राम के टर्म पे देखूं, डायग्राम के टर्म पे हमारे पास किस तरह से इसका पीवी इंडिकेटर डायग्राम बनेगा, तो हम यहाँ पर देखिए इसका इंडिकेटर डायग्राम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, यहां पर सबसे पहले ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, यहां से दिख जाएगा बेटा आपको, राइट। यहां से ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। हमारे केस में क्या है, प्रेशर डिक्रीज हुआ है। तो मान लीजिए हमारा प्रेशर यहां था, ये P1 और V1 है, ये प्रेशर P1 V1 है, ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, सॉरी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज यानी प्रेशर डिक्रीज होगा और वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। तो यहां पर हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये हमारे पास इस पॉइंट पे आ गया, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मैं इसको इलेबरेट करके बाद में भी लिखूंगी, ये V2 पॉइंट है। यानी अगर हम इसका इंडिकेटर डायग्राम बताएं, क्योंकि इंडिकेटर डायग्राम से क्या मिलता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, द एरिया अंडर द इंडिकेटर डायग्राम विल गिव अस वर्क डन। यानी एक वर्क डन तो हमारे पास इस तरह से है, अगर हम इंडिकेटर डायग्राम से भी इसका वर्क डन निकालने की कोशिश करें तो कैसे होगा, ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यानी हमारा क्या है, यहाँ प्रेशर का P1, यहाँ प्रेशर P2, क्योंकि ये एक्सपेंशन है तो यहाँ हमारा प्रेशर तो होगा डिक्रीज और वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। अब अगर हमें इसका वर्क डन, तो एरिया अंडर द ग्राफ, यानी अगर माने ये हमारे पास इस लाइन को हम ज्वाइन करें और ये लाइन ज्वाइन तो नहीं करनी, यानी हम शेडेड एरिया दिखाएंगे, तो अगर हमें देखना है कि हमारा टोटल वर्क डन कितना है, सॉरी, तो ये हम मान लीजिए हमारे पास पॉइंट हो गया G और ये हमारे पास पॉइंट हो गया H। ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या है, एरिया, यानी ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया हमें क्या देगा, टोटल वर्क डन इन केस ऑफ एक्सपेंशन। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन, सो हमारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर आएगा, दैट इज एरिया अंडर, एरिया किसके अंडर है, ABGH, एरिया अंडर ABGH, यानी ये एरिया हमें टोटल क्या देगा, हमें टोटल वर्क डन देगा। तो इंडिकेटर डायग्राम से निकाल लीजिए, या फिर आप इस तरह से हमें PV इक्वल टू डायग्राम हमारा न्यूमेरिकल वे से या एक्सप्रेशन की फॉर्म में निकाल लीजिए, तो हमारे पास वर्क डन यानी W1 म्यू RT1 ln V2 by V1। ये केस कब है, जब हमने फर्स्ट स्टेप किया, हमारे सिलेंडर को उठा के हमने किसके ऊपर रख दिया, हमने हॉट रिजर्वायर के ऊपर रख दिया और उसकी वजह से गैस वर्क डन बाय द गैस हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारा इसी सिस्टम को, यानी सेकंड स्टेप में जब प्रेशर P2 था, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T1 है, हमारे इसी सिस्टम को हमने किसके ऊपर रख दिया, हमारे हॉट पे ये इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रख दिया। थोड़ा सा साइज का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए है कि हमने इसी सिस्टम को क्या कर दिया कि ये यहाँ हमने यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर हमारा पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, अब पिस्टन लगने के बाद अब क्या होगा, सोचिए कि अगर हमने यहाँ पर इस तरह का सिस्टम है, अब हमारे गैस के साथ क्या हो रहा है, अब हमारी गैस जो एक्सपेंड कर रही थी, वर्क डन बाय द गैस था, अब ये गैस क्या कर रही है, ये गैस क्या अभी भी एक्सपेंड करेगी या कंप्रेस करेगी, ये चीज हमें सोचने की रहेगी। यानी अगर मैंने हमें इस सिस्टम हमारे इस सिलेंडर को, जो कि यहाँ पर हीट का एक्सचेंज हो रहा था, अब वो हीट का एक्सचेंज क्या हो गया, वो भी बंद हो गया। यानी अब हमारा सारा का सारा सिस्टम क्या हो गया, सारा का सारा सिस्टम हो गया एडियाबैटिक। यानी ये तो फॉर श्योर है कि अब हमारे पास जो भी प्रोसेस आएगी, आइदर कंप्रेशन हो एक्सपेंशन हो, वो हमारा क्या होगा, एडियाबैटिक। यानी सेकेंड स्टेप में जब हमने उसको इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रख दिया हमारी गैस को, तो सिलेंडर को इंसुलेटिंग पैड की वजह से हमारा चारों साइड क्या हो गई, तो चारों के चारों साइड एडियाबैटिक हो गई, नॉन कंडक्टिंग हो गई, नॉन कंडक्टिंग यानी इंसुलेटिंग हो गई। तो इस वजह से अब हीट का चेंज तो हो नहीं सकता, अब हीट का चेंज नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो हमारा टेम्परेचर था वो टेम्परेचर क्या करेगा, फिर एकदम से हमारी गैस क्या करेगी, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ रखते ही नीचे चली जाएगी, नहीं, हमारा टेम्परेचर है जो मेन रोल करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। यानी जब तक उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है तब तक ये क्या करेगा, मैक्सिमम क्या करेगा, एक्सपेंशन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक तो एडियाबैटिक हो गया, दूसरा क्या है, एक्सपेंशन। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा बेटा, वो होगा हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन।
यहां पर लिख देती हूँ, देखते हैं अगर विजिबल नहीं होगा तो हम देखते एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब बच्चे देखिए टेम्परेचर की वजह से हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, यानी अब ये टेम्परेचर ही हमारे वर्कडन बाय द गैस, फॉर श्योर वर्कडन बाय द गैस होगा। बट इस केस में अगर देखिए कि जब तक टेम्परेचर इसको उठा सकता है वो उठाएगा, उसके बाद क्या है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन, यानी अब हमारा जो प्रेशर है, अब ये एक्सपेंशन में प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा P3, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हमारा वो भी बढ़ेगा क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। टेम्परेचर की वजह से जो एक्चुअली यहाँ पर टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लेवल T2 के ऊपर आ जाएगा, यानी इसके कंपैरिजन में ये डिक्रीज है। अब इसके बाद क्या होगा, एक्सपेंशन है, तो यानी हमारा यहाँ पर मैं लिख दूं कि प्रेशर हमारा, मैं साइन वैसे करूं, प्रेशर हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम हमारा क्या हुआ है, वो भी इंक्रीज, सॉरी प्रेशर हमारा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम हमारा क्या है, इंक्रीज हुआ है, और टेम्परेचर हमारा क्या हुआ है, दैट इज डिक्रीज। ठीक है, अगर हमारे पास ये प्रोसेस हो रही है तो इन प्रोसेस के बाद हमारे पास वर्क डन क्या रहेगा, वर्क डन हमारा आइसो, जैसे हमने कहा आइसोथर्मल में हमारा वर्क डन इस तरह से, उसी तरह से हमने एडियाबैटिक के केस में भी वर्क डन निकाला हुआ है, और वो हमारा वर्क डन किसके बराबर होगा, दैट इज म्यू आर T2, इसको हम वर्क डन W2 लिखें तो ये हमारे पास हो गया म्यू आर T2 माइनस ऑफ T1। ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन, ये हमारा लास्ट का रिजल्ट है, क्योंकि हमें रिजल्ट की टोटल वर्क डन ही बताना है, एक्सप्रेशन करके करना है। तो यहाँ पर हमारा जो वर्क डन है वो वर्क डन आ गया W2 इज इक्वल टू म्यू आर T2 माइनस ऑफ T1। आई थिंक आपको ये यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद फिर से इंडिकेटर डायग्राम देखिए, इंडिकेटर डायग्राम में अब हमारे पास क्या है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो इधर ये हमारे पास हो गया, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज है तो वॉल्यूम इस साइड आएगा, तो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सी पॉइंट हो गया जिसके ऊपर प्रेशर P3 और V3 हो गया। तो यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है, यानी अब मैं रेड मार्क से बता देती हूँ, यहाँ पर एरिया अंडर द पीवी ग्राफ, यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है ना बेटा, ये ग्राफ हमें अगर मान लीजिए हमारे पास F कोई पॉइंट है तो एरिया हमारा कौन सा हो जाएगा, एरिया अंडर, दैट इज एरिया अंडर कौन सा है, BCFG, BCFG। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें टोटल वर्क डन देगा इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हमने अभी तक दो पार्ट किए हैं, यानी दो स्टेप्स किए हैं, कि एक में हमने जो हमारे सिलेंडर को सोर्स के ऊपर यानी हॉट रिजर्वायर के ऊपर रख दिया, वहां से एक्सपेंशन हुआ है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, हमने उसको इंसुलेटिंग पैड में रखा है, और यहां से हमारे पास एक्सपेंशन तो हुआ है बट एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ है। ये हमारे पास दो से हमने एरिया अंडर द ग्राफ ले लिया। आप एक बार इसको ध्यान से देखिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास कि किस तरह से हम इसको साइक्लिक, मान लीजिए कि टेम्परेचर कम तो हो गया, मैं वापस इसको रख दूं, वापस रखने के लिए मुझे टेम्परेचर वही चाहिए ना जो मेरा पहला टेम्परेचर था, साइक्लिक प्रोसेस में नहीं घूम फिर के वही आ रहा है, बट टेम्परेचर भी वही चाहिए, तो इनडायरेक्टली आप उसको यहां नहीं रख सकते, तो इसको रखने के लिए हमें दो स्टेप और करने पड़ेंगे, जिसको हम करेंगे फर्दर। एक बार आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट करते हैं। अब थर्ड स्टेप, यानी अगर हमें साइक्लिक प्रोसेस करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे इसी सिलेंडर जो पिस्टन है उसकी पोजीशन क्या करनी पड़ेगी, सेम उसी पोजीशन पे विद सेम पैरामीटर्स। तो यहां पर अगर हम देखें, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे इसी आइडियल यानी थर्ड स्टेप, जब हमारा प्रेशर P3 है, वॉल्यूम V3 है, टेम्परेचर T2 हो चुका है, अब हम इसी हमारे सिलेंडर को किसके ऊपर रखेंगे, सिंक के ऊपर रखेंगे, यानी जो हमारा अरेंजमेंट है आइडियल गैस इक्वेशन का, उसी को हम रखेंगे सिंक के ऊपर। तो सेम हमारे पास वही प्रोसीजर जो हमने रिजर्वायर के अंदर किया था, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस है क्योंकि सिंक हमारा लोअर टेम्परेचर के ऊपर है, तो यहाँ पर हमारा हीट का क्या, यहाँ पर हमारे पास हीट का एक्सचेंज होगा, तो ये हमारे पास गैस। अब ये बताइए हमारे पास वर्क डन बाय द गैस होगा या फिर वर्क डन ऑन द गैस होगा। एक्सपेंशन पे हमेशा याद रखिएगा कि एक्सपेंशन पे हमारे पास जहां क्या होता है, वर्क डन बाय द गैस होता है, और जो कंप्रेशन होता है वहां पर हमारा वर्क डन ऑन द गैस होता है, क्योंकि हमारे पास अब प्रेशर जो वॉल्यूम है वो किस पे है, यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम P3, V3 एंड T2 है। अब जैसे ही हमने हमारे सिलेंडर को इसके ऊपर रखा है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अब
टेम्परेचर, हीट का फ्लो होगा सिंक के अंदर, हीट का फ्लो होगा सिंक के अंदर। तो अब हमारा जो है प्रेशर या हमारा जो पिस्टन है, पिस्टन के जाएगा नीचे की साइड, ठीक है, और पिस्टन नीचे की साइड जाएगा तो हमारे पास अब क्या होगा, कंप्रेशन। और अगर यहाँ पर कंप्रेशन है, हीट फ्लो हो रहा है, बट यहाँ पर हमारा टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा, तो हमारे पास फोर्थ जो स्टेप आएगा वो होगा आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, और वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन। थर्ड स्टेप हमारा जो होगा, थर्ड स्टेप में जब हम इसको यहां रख रहे हैं कंप्रेशन, अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर T2 है, अब प्रेशर हमारा क्या चेंज हो जाएगा, अब कंप्रेशन हो रहा है तो प्रेशर हमारा होगा इंक्रीज, क्योंकि कंप्रेशन के अंदर प्रेशर हमारा क्या होता है, इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम हमारा क्या होगा, वॉल्यूम होगा डिक्रीज, क्योंकि जब हम कंप्रेस करते हैं तो हमारा जो गैस है वो क्या है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। टेम्परेचर के ऊपर हमारा क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर एट प्रेजेंट हमारे पास क्या है कि जब तक हमारी हीट का फ्लो हो रहा है तब तक हमें टेम्परेचर का कोई चेंज, यानी हमारे यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, T2 ही है टेम्परेचर, ठीक है। अब इसके बाद सॉरी, यहाँ पर जो टेम्परेचर है T2, क्योंकि यहाँ पर सिंक है तो यहाँ पर टेम्परेचर का कुछ ना कुछ भी क्या होगा, चेंज क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसको रख देते हैं कि हमारे पास प्रेशर हो गया इंक्रीज, वॉल्यूम हो गया हमारा डिक्रीज। तो यहाँ पर अगर हम वर्क डन देखें कि हमारे गैस ने इसके ऊपर रखने के बाद वर्क डन बाय द गैस हुआ, दूसरी चीज हम यहाँ लिखेंगे वर्क डन ऑन द गैस, ऑन द गैस, ये चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर हम लिखें कि वर्क डन, वर्क डन हमारा कौन सा होगा, वर्क डन यहाँ हमारे पास होगा W3, W3 क्योंकि आइसोथर्मल है, अभी अभी हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन में लिखा, तो हमारे पास क्या है म्यू आर T1, टेम्परेचर अब हमारा T2 हो चुका है, ठीक है, और है हमारे पास V3/V4, क्योंकि हमारा वॉल्यूम अब क्या है V3 से V4 चेंज हो गया है, तो हमारे पास वर्क डन आइसोथर्मल कंप्रेशन के केस में जो वर्क डन आएगा म्यू आर T2 ln V3/V4। ये था हमारा एक्सप्रेशन के तौर पर। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे इसका इंडिकेटर डायग्राम से। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन की वजह से हमारा वॉल्यूम तो होगा कम, ठीक है, मान लीजिए वॉल्यूम कम हो गया और जो प्रेशर है वो करेगा इंक्रीज। तो हम यहाँ पे मान के चले तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, ये कम, ठीक है। तो यहाँ प्रेशर क्या होगा P4V4, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, देखिए यहाँ से एक्सपेंशन होता आ रही है और यहाँ पर भी एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पर हमारी कैसे बनेगी, इस तरह से। तो ये हमारे पास ये जो है ये C पॉइंट था और ये हम मान लीजिए D पॉइंट है। तो ये पॉइंट है, ये जो हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है आइसोथर्मल कंप्रेशन, कि जब हमारे सिलेंडर को हम सिंक के ऊपर रखेंगे तो हीट का फ्लो होगा ड्यू टू द कंडक्टिंग बेस, और उसकी वजह से हमारा जो है कंप्रेशन होगा, यानी अब हमारे जो है गैस जो सिलेंडर पिस्टन है वो नीचे की साइड जाएगा, नीचे की साइड जाएगा तो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम कम और प्रेशर ज्यादा। तो यहाँ पर अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो यहाँ पर हमारे पास इसको इस तरह से लिख सकते हो, ये डॉटेड लाइन, इसको मान लीजिए हमारे पास E पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ एरिया कौन सा आएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारा एरिया अंडर, बताइए एरिया अंडर होगा DCFE या CDFE लीजिए, CDFE, ये एरिया हमारा क्या बताएगा, टोटल अंडर। विद द हेल्प ऑफ दिस area we can find out the isothermal work done in case of isothermal compression। यानी अब हमने क्या किया कि हमें तो बेसिक डिजायर क्या है, हमारी बेसिक डिजायर है कि हमारा सिस्टम उसी स्टेट पे आ जाए, क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस तभी बन पाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने सिंक के ऊपर रखा, यहाँ पर हमारा टेम्परेचर क्या है, अब यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, फिर उसके बाद हमारा डिजायर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तो वही नहीं आ रहा ना, कि अब हमारे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर क्या होना चाहिए, प्रेशर P1 होना चाहिए, वॉल्यूम V1 होना चाहिए, टेम्परेचर T1 होना चाहिए। समहाउ इस प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर T1 तक पहुंच गया, यहाँ पर हमारे पास सॉरी टेम्परेचर भी नहीं पहुंचा और प्रेशर वॉल्यूम भी नहीं। तो अभी हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा, दैट इज फोर्थ स्टेप में जब हम करेंगे बेटा, हम वापस से हमारे इंसुलेटर, यानी हमारा जब कंप्रेशन हो रहा है, हमारे सिलेंडर को फिर से हम क्या करेंगे, इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रखेंगे। इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रखेंगे तो फिर से सारी साइड नॉन कंडक्टिंग होगी, जो भी होगा एडियाबैटिक होगा, और एडियाबैटिक होगा तो यहाँ पर क्या काम करेगा, टेम्परेचर।
कंप्रेशन हो रहा है तो यहाँ हमारे टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर भी सेम होगा, यानी हमारा घूम फिर के टेम्परेचर वही अटेंड हो जाएगा जो कि हमारा इनिशियल स्टेट पे था। यानी हमारा सॉरी यहाँ पे बेटा फोर्थ लिख दिया, यहाँ पे थर्ड स्टेप है और ये हमारे पास फोर्थ स्टेप आएगा, दैट इज एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक के साथ क्या है वो कंप्रेशन, वो हमारे पास क्या है एडियाबैटिक कंप्रेशन आएगा। और एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है कि हमारा अब प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, सॉरी प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा, हमारा प्रेशर V4 से कहाँ इंक्रीज होगा, सॉरी P4 से P1 में, और वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा V4 से V1 पे चेंज हो जाएगा। और टेम्परेचर हमारा क्या होगा, टेम्परेचर क्योंकि यहाँ जो काम करना है हीट तो चेंज हो नहीं सकती, टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा T2 से लेके T1 तक हो जाएगा। यानी हमारा अब वही डिजायरेबल स्टेट आ गई है कि हमारा जब कंप्रेशन एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन की वजह से हमारे पास क्या है प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होने से हमारा वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ हमारे टेम्परेचर में भी चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके बाद जो है नेक्स्ट कि वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन है W4 किसके बराबर होगा बेटा, वर्क डन के केस में अगर बात करें तो म्यू आर, यहाँ पर हमारे पास होगा T1 माइनस ऑफ T2, यानी हमारे पास अटेंडेंट जो इक्वेशन आएगी दैट इज म्यू आर T1 माइनस ऑफ T2 के बराबर आएगी। तो ये 4 स्टेप है। अब देखिए बेटा हमारा स्टेप अब कहाँ है, अगर मैं इसका एरिया ड्रॉ करूं, यहाँ पर प्रेशर का यानी अगर हम बात करें तो ये हमारा घूम फिर के हमारा जो है ये ग्राफ, यानी यहाँ पर देखिए हमारा प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम हमारा पीछे की साइड हो रहा है, तो ये जो है ये हमारे पास क्या देगा टोटल वर्क डन देगा। और यहाँ पर अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया हमारे पास ADEH, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया अंडर वर्क डन जो बताएगी एरिया अंडर ADEH। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया साइक्लिक प्रोसेस हो गया कि हमारा जो जहां से लेके चले थे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो लेके चले थे वापस हमारा सिस्टम वहीं आ गया है। तो अगर हमारे सिलेंडर के साथ यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूं तो ये अगर मैंने सिलेंडर के साथ यहाँ पर क्या करा है एक इंजन लगा दिया और यहाँ पर क्या है जैसे ये मोशन करेगा उसी तरह से ये व्हील जो है वो भी मोशन करेगा और इसी तरह से हमारा भी जो बाइसिकल है सॉरी मोटरसाइकिल वगैरह होती हैं, बाइक्स होती हैं, जो इंजन होते हैं वो सारे इसी तरह से काम करते हैं। वो इसी तरह से हमारा जो पिस्टन है साइक्लिक प्रोसेस कंप्रेशन एक्सपेंशन कंप्रेशन एक्सपेंशन इसी तरह से काम करता है और इसी तरह से हमारा क्या है मोशन होता रहता है। अब इसके बाद आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद जैसे कि हम हमेशा हीट इंजन में क्या रेफ्रिजरेटर हम वर्किंग समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कितना एफिशिएंट है, यानी नेक्स्ट स्टेप है हमारा एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। इससे पहले बेटा जी आप ये ध्यान से देख लीजिए कि ये एरिया अगर मैं एरिया टोटल हमारे साइक्लिक प्रोसेस है, अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल वर्क डन कैसे हुआ है तो यहाँ हमारे पास वर्क डन अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास वर्क डन जो है एरिया अंडर ABCD, यानी अगर मैं इसको करूं तो ये जो एरिया है ना ये अंदर का ये सारा एरिया हमें क्या देगा टोटल वर्क डन देगा। अब हम करेंगे इसके बाद एफिशिएंसी कि किस तरह से हम इसकी एफिशिएंसी कर सकते हैं। तो पहले हमें एफिशिएंसी करने के लिए क्या चाहिएगा वर्क डन चाहिएगा और वर्क डन कैसा हो रहा है हम उसको आगे करेंगे। एक बार इसको ध्यान से देखिए उसके बाद हम करेंगे आगे। अब हमारे पास हमें नेट वर्क डन क्योंकि एफिशिएंसी की अगर बात करें तो हमें नेट वर्क डन चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें यहाँ इस डायग्राम में बेटा अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर A, B और C ये दोनों हमारा वर्क डन ऑन द गैस, यानी अगर W1 अगर टोटल वर्क डन की बात करें तो हमारे पास W1 जो वर्क डन था वो किस केस में जहां हमने हीट इसको प्रोवाइड की गई थी दैट इज Q1, और जो हमारा W2 था वो भी हमारे पास क्या था एक्सपेंशन, यानी हमारे पास वर्क डन यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं कि वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय गैस जो है वो ग्रेटर होगी वर्क डन ऑन द गैस। इसको कैसे बता सकते हैं ऑन द गैस, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? तो बेटा इस ग्राफ में आप साफ देख सकते हैं कि हमारे पास एरिया किसका ज्यादा है। जैसे एक्सपेंशन में अगर बात करें तो ABCD यानी यहाँ A से लेके B तक ये वाला एरिया टोटल हमारा जो है एक्सपेंशन में ABCFH यानी एरिया हमारा क्या दे रहा है, ये टोटल हमें दे रहा है वर्क डन इन केस ऑफ एक्सपेंशन।
बट अगर हम देखें वर्क डन ऑन द गैस, यानी जब हमारा कंप्रेशन हो रहा था तब हमारे पास कौन सा सिस्टम था, उस टाइम हमारे पास सिर्फ ये वाला सिस्टम था, यानी पी ये डी सी सॉरी ए डी सी एफ एच। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि वर्क डन किसका ज्यादा होगा। तो यहां से हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा वर्क डन बाय द गैस इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑन द गैस। तो यहाँ पर हमें टोटल नेट वर्क डन की बात करें तो नेट वर्क डन हमने हीट कितनी दी थी, हमने हीट दी थी उसको Q1 बाय Q2, यानी हमारे पास वर्क डन किसका होता है Q1 माइनस ऑफ Q2 के बराबर जो हमारा वर्क डन होगा। अब इसके साथ नेक्स्ट वर्क डन अगर हम बताना है तो इसको लिख सकते हैं W1 प्लस में W2 W3 माइनस ऑफ W4। ये हमने किस लिए किया, क्योंकि हमारे पास वर्क डन बाय द गैस वर्क डन बाय द गैस और वर्क डन ऑन द गैस है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, यानी हमारा हीट का अगर बात करें तो ये हमारे पास हो गया वर्क डन 2 और ये हो जाएगा हमारा फोर्स। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास दो एक्सपेंशन दो कंप्रेशन है। तो एक्सपेंशन यानी सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है, आइसोथर्मल केसेस में हो रहा है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो मैक्सिमम एरिया कवर हो रहा है और आइसोथर्मल कंप्रेशन में भी मैक्सिमम एरिया कवर हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट और भी बता सकते हैं कि ऑल द वर्क डन, जो नेट वर्क डन है वो किसके थ्रू किया गया है, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू किया गया है, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस तो हमारे पास टोटल वर्क डन जो आएगा W1 प्लस में W3 माइनस W2 प्लस में W4। ये हमारे पास कौन से W2 और W4, ये हमारे थे एडियाबेटिक के केसेस में और ये हमारा था आइसोथर्मल, क्योंकि नेट वर्क डन हमारा आइसोथर्मल के केसेस में, इसलिए मैंने W1 प्लस में W3 माइनस W2 प्लस में W4 लिखा है। अब बेटा अभी हमने वर्क डन के बारे में लिखा था कि हमारा टोटल वर्क डन क्या है। तो यहाँ पर हमें एक सात चीज आपको पता है कि W2 और W4 में हमारा एक्सप्रेशन था म्यू आर T1 माइनस T2 और उसमें भी हमारा म्यू आर T1 माइनस T2 है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल। तो हमारे पास टोटल वर्क डन जो आएगा दैट इज इक्वल टू म्यू आर T1 ln V2 बाय V1 माइनस म्यू आर T2 ln V3 बाय V4। दिस इज द नेट वर्क डन इन केस ऑफ अ साइकिल और कार्नोट साइकिल। यहां पर हम इस तरह से भी कर सकते हैं इसका एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं हम एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी को हम यानी एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन बेटा यहाँ पर म्यू आर T1 ln V2 बाय V1 है, म्यू आर T2 ln बाय V3 बाय V4 है। अगर रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिख रहा तो आप इसको समझ लीजिएगा। इसके बाद बेटा हमारे पास एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं और एफिशिएंसी क्या है, वर्क क्या हो रहा है, हम हीट दे रहे हैं और वर्क डन निकल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो होगा वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट। ठीक है, अब हमारे पास हीट कितनी दी है, हीट इन फॉर्म ऑफ, हमने फर्स्ट केस में Q1 हीट दी है और उस केस में हमारा वर्क डन क्या था, इसके हीट और एनर्जी दोनों बराबर। तो यहाँ पर अगर मैं वर्क डन एक हमारे पास है म्यू आर T1 ln V2 बाय V1 माइनस म्यू आर T2 ln V3 बाय V4। ये है हमारे पास टोटल वर्क डन। अभी हमने निकाला Q1 क्या है, Q1 हमने हीट दी है, काम क्या है उससे, वर्क डन। तो हम वर्क डन हीट की जगह वर्क डन की वैल्यू रख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया म्यू आर T1 ln V2 बाय V1। तो यहां से साफ नजर आ रहा है 1 डिवाइडेड, यहां से अगर हम बात करें तो यहां हमारे पास आएगा 1 माइनस म्यू आर से, क्योंकि ये तो इससे सारा कैंसिल हो जाएगा, म्यू आर से म्यू आर हो जाएगा। तो यहां हमारे आएगा T2 डिवाइडेड बाय T1 और यहाँ पर देखिए ln V3 बाय V4 और ln V2 बाय V1। यहाँ पर हम एक रिजल्ट यूज कर रहे हैं जो कि हम पहले भी यूज कर चुके हैं कि हमारे पास जो है V2 बाय V1 जो है वो V3 बाय V4 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये रिजल्ट आप यूज करेंगे तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो ईटा की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। एक्सप्रेशन को देख के कुछ याद आया, हमने इंजन के केस में कुछ एफिशिएंसी ऐसे ही की थी और वहां पर हमने डीजल इंजन ज्यादा एफिशिएंट है, पेट्रोल इंजन क्यों एफिशिएंट है या नहीं है वो हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ से भी वही है कि हमारे जो इग्निशन जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी पे क्या फर्क है, क्योंकि T1 जो है किसका ज्यादा है, डीजल इंजन का। अगर बात करें तो वहां पर ये रेशियो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाएगी, सॉरी कम हो जाएगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारी ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमने थोरोली हीट इंजन में यूज कर रखा है।
तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है टोटल एफिशिएंसी का, अगर कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का हम देखें तो वो आएगा 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, तो ये था सारा हमारा हीट इंजन, यानी हमारा हीट इंजन यानी साइकिल की फॉर्म में काम कर रहा है, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो इसमें एक चीज याद है कि जैसे हमारा सिलेंडर था उसके ऊपर हम कोई भी अरेंजमेंट लगा दें तो अब एक्सपेंशन होगा तो वो क्या करेगा, उस व्हील को घुमाएगा, और ड्यू टू इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है, ड्यू टू इनर्शिया वो उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। और यही सिस्टम हमारा कंप्रेशन एक्सपेंशन, और ये साइकिल चलता रहेगा। और जब तक हमारा इग्निशन यानी जब तक रिजर्वायर काम करता रहेगा तब तक हमारी हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो एक्सपेंशन कंप्रेशन दोनों होते रहेंगे, हमारा व्हीकल चलता रहेगा। और जैसे ही इग्निशन बंद हुआ यानी हमारा पेट्रोल खत्म हुआ या हमने सिस्टम को बंद कर दिया तो उस केस में हमारे पास क्या है, वो प्रोसेस भी बंद हो जाता है। तो सारे व्हीकल इसी पे काम कर रहे हैं। अब लास्ट जो इसके अंदर है कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम में बेटा अगर आपको ये समझ में आ गया तो सिंपल सी बात है कि ये बोला गया है कि कोई भी हीट इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी जो है कार्नोट इंजन से कम ही रहेगी। मैंने बहुत लेमन तरीके से आप बता दिया कि किसी तरह कोई भी आपका हीट इंजन है उसके और उसका टेम्परेचर वैसे दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि सिंपल टेम्परेचर पे तो कोई इंजन काम ही नहीं कर सकता। आप बहुत थॉरोली से समझ चुके हैं। अगर फिर से समझना तो आप हीट इंजन को दोबारा से देख सकते हैं। तो हीट फ्लो मस्ट है कोई भी मशीनरी काम करने के लिए। तो यहाँ पर ये कार्नोट थ्योरम ये स्टेट करती है कि कोई भी हीट इंजन हो उसकी एफिशिएंसी जो है वो लेस देन रहेगी हमेशा कार्नोट इंजन से। और दूसरी बात बेटा वहां पर आइडियल गैस यूज हो रही है, तो आइडियलिज्म के मतलब ये आप कह सकते हो कि वो हमें एक मैक्सिमम आउटपुट दे रही है। तो ये था आपका थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।